अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर सना और आज मैं मौजूद हूँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर हम मिलने आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन से, जो कि करंटली यहाँ पे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन अपॉइंटेड है। 96 से लेके 2022 तक सर ने अपनी FCPS की ट्रेनिंग ख़त्म की। 2022 से लेके 2029 तक ही वॉज अपॉइंटेड एज सीनियर रजिस्ट्रार इन जिन्ना Hospital Lahore. From 2029 till 2022 he worked as assistant professor and then associate professor. Then he was appointed in Gujranwala Medical College from 2012 till 2013. Later on he joined Lahore General Hospital and then Fatima Jinnah Medical University. From 2022 till June 2025 he worked as principal of Sahiwal Medical College and also professor of medicine. Since 2023 he has been a member of National Academic Board PMDC. Since 23 to 2025 he was the chairman of Dengue Expert Advisory Group. He has been a member of Faculty of Medicine CPSP since 2023 and since July 2025 he is the professor of medicine at King Edward Medical University. So let's go and meet him. अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो हमें अपने बारे में कुछ बताएं, अपनी एजुकेशन जर्नी के बारे में बताएं। आपकी लाइफ कैसी रही, आपकी लाइफ किंग एडवर्ड में कैसी रही और आपका जर्नी एज अ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन कैसा है? राइट, सबसे पहले तो सना आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कर सकूं। जर्नी वैसे ही थी जैसे सब बच्चों की होती है, कोई ख़ास बात नहीं है। DPS से मैंने मॉडल टाउन से मैंने मैट्रिक किया था। इंटरमीडिएट मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से किया था। उसके बाद किंग एडवर्ड से मैंने ग्रेजुएशन की थी। और आपका बीच में ये सवाल कि किंग एडवर्ड में मैंने कैसा टाइम गुजरा, तो अब तो वो एक ख्वाब सा लगता है, क्योंकि 5 साल ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चला। खेलते हुए कुछ दोस्तों के साथ, कुछ इम्तिहान में वक्त गुजर गया। हाउस जॉब मैंने इसी हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में की, जहाँ मैं आजकल पोस्टेड हूँ। और इसके बाद की जो जर्नी थी वो मेरी शदीद ख्वाहिश थी, क्योंकि ज़ाहिर है अपने कुछ असातिज़ा से बहुत ज़्यादा मुतासिर था। मैं चाहता था कि उनकी तरह से फिजिशियन बनूँ। तो फिर मैंने फिजिशियन बनने के लिए जो सोचा तो ये था कि जो वो किए हुए हैं मैं वो ज़रूर करूँ। उन्होंने MRCP किया हुआ था तो मैंने भी यही सोचा कि मैं MRCP करूँ, लेकिन जो वक्त था उसे कुछ और मंजूर था। मैंने पहले FCPS किया और FCPS करके फिर मैंने कोशिश की कि मैं FCPS की बेसिस पे ही बाहर रजिस्ट्रेशन हो जाए, जो शायद हो सकती थी, लेकिन मुझे वो क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी तो फिर मैंने प्लैप करके मैं UK चला गया। कुछ अर्सा वहाँ मैंने काम किया और क्योंकि FCPS करते में मेरा जो ताल्लुक़ था वो जिस सब स्पेशलिटी के साथ हुआ था, वो बड़े अच्छे लोग थे, उनका बाहर नाम बहुत था। इस वजह से मुझे एंडोक्राइनोलॉजी में ही मौका मिला बाहर भी, क्योंकि पहला CV जो मैंने ड्रॉप किया उन्होंने मुझे एंडो में ही ले लिया। फिर मैंने ऑक्सफोर्ड में कुछ अरसे काम किया, फिर मैंने मैनचेस्टर में कुछ अरसे काम किया। तो दोनों एंडो और डायबिटीज़ दोनों, और स्पेशली फुट केयर, उसमें मुझे स्पेशल इंटरेस्ट रहा। इसके बाद फिर मेरी ख्वाहिश तो जाहिर है जैसे सबकी होती है कि वही रहें, लेकिन सर्कमस्टांसेस ये थे कि बीइंग ओनली सन, तो वालिद साहब की बहुत शदीद ख्वाहिश थी कि बस बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ। सो मैं वापस आ गया। 2005 में मैं वापस आ गया था पाकिस्तान। फिर जर्नी पाकिस्तान में जैसे सबके साथ आजकल होता है वैसे ही उस वक्त भी था, बल्कि उस वक्त रेगुलर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर बैन लगा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट की जॉब अनाउंस नहीं होती थी, तो कुछ अर्सा वैसे ही मेडिकल ऑफिसर के तौर पे सब कुछ करने के बावजूद काम करते रहे। फिर जैसे ही मौका मिला तो अल्लाह ताला ने अपना करम किया, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट, फिर प्रोफेसर। इस दौरान में मुझे सिवाय आई वुड से कि सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के, मैंने हर हॉस्पिटल में काम किया। मेयो में तो खैर हाउस जॉब की थी। मैंने जिन्ना में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और उसका बहुत अरसा लंबा गुजारा।
फिर मुझे मौका जनरल हॉस्पिटल में, फिर वहाँ अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज मेरे होते में बन गया था। और मेरी जो मेन इंटरेस्ट, क्योंकि फिर उस ज़माने में एंडोक्राइनोलॉजी ही हो चुकी थी, तो मैं वही डेवलप करता रहा। स्पेशल इंटरेस्ट मेरा रमज़ान और डायबिटीज़ में होता गया, और इसी दौरान में मैं कोशिश भी करता गया कि क्योंकि मैं चाहता था कि एक अच्छा टीचर बनूं, तो इसके लिए फिर मैंने मेडिकल एजुकेशन को पढ़ने और उसकी डिग्री लेने की भी सही की। और क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं अच्छा रिसर्चर बनूं, तो उसके लिए भी फिर मैंने उसको सीखा और उसको सीख के रिसर्च पेपर लिखना शुरू किया। प्रोफेसर के तौर पे मेरी पोस्टिंग, और इस दौरान मुझे मुख्तलिफ मौक़े पे लाहौर से बाहर भी भेजा जाता रहा गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक। गुजरांवाला में मेरी 2 बार पोस्टिंग हुई, एक दफ़ा AP बनने के बाद, एक दफ़ा एसोसिएट बनने के बाद। लेकिन प्रोफेसर बनने के बाद मेरी पोस्टिंग फातिमा जिन्ना में हुई, तो वही रह गया था मेरे ख्याल सर्विसेज। तो फातिमा जिन्ना में भी मैंने फिर काम किया। फातिमा जिन्ना में रहते हुए फिर उस ज़माने में आई वॉज ऑलमोस्ट डूइंग सेटल्ड, और मैं अपना एंडो का डेवलप कर रहा था कि एक एक करके उसी साल में मेरे दोनों वालिदैन का इंतकाल हो गया। तो मैं काफ़ी उससे, ज़ाहिर है वालिदैन के जाने के बाद एक मायूसी की सी कैफियत थी, तो मुझे ये मौका नज़र आया कि मैं एज अ प्रिंसिपल मैंने अप्लाई किया, और साहिवाल में मेरी पोस्टिंग हो गई। और फिर साहिवाल में मैंने कुछ 3.5 साल काम किया, और अभी हाल ही में मुझे एज ट्रांसफ़र करके मुझे यहाँ किंग एडवर्ड में भेज दिया गया। ये तो खैर मेरे लिए एक मादर इल्मी है, एल्मा मैटर है। तो इन वार्डों में इवन घूमना ही जो है ना, वो मुझे अपनी बचपन की याद दिलाता है, क्योंकि ये वो वार्ड थे जहाँ मैं अपनी असातिज़ा को देखा करता था कि वो किस तरह पढ़ाते थे। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं किंग एडवर्ड में, और फिर वो भी एज ए प्रोफेसर और एक यूनिट को हेड कर सकूं। तो ये उसकी बड़ी करम नवाजी है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह। अच्छा सर, आपके कोई नोटेबल टीचर्स, फ्रेंड्स जिनको आप याद करना चाहें? स्कूल के ज़माने के तो बेशुमार ऐसे हैं जो अब व्हाट्सएप की वजह से जिनसे रब्ता हुआ है, तो ज़ाहिर है वो अच्छा लगता है। वो मुझे ज़्यादा मुखलिस दोस्त लगते हैं जो स्कूल के ज़माने के, क्योंकि वो किसी दुनियावी किसी गरज के बगैर हैं, और आज भी हैं। उसमें बेशुमार नाम है। असल में मैं किसी एक का नाम लूँगा तो ज़्यादती होगी। मेरे एक क्लास फेलो तो मेरे अब बहनोई भी हैं, वो मेरे कज़न भी हैं, तो ज़ाहिर है मैं तो उन्हें भाई कहता हूँ। उनका नाम मुस्तफ़ा है। इसके अलावा बहुत से बचपन के दोस्त हैं स्कूल के ज़माने के, जो आज भी डॉक्टर बनने के बावजूद मेरे साथ हैं। उसमें डॉक्टर आसिम साहब हैं, डॉक्टर अली हैं, इसी तरह डॉक्टर असगर हैं। ये सारे वो हैं जो कि मेरे साथ स्कूल के ज़माने से साथ हैं, कॉलेज में भी, मेडिकल कॉलेज में भी साथ रहे। तो इनके साथ तो इवन बैठना ही और इनके साथ टाइम गुजारना ही एक तरह की रिक्रिएशन होती है। इनके साथ बैठ के ही मज़ा आता है। कॉलेज के ज़माने के भी बहुत से हैं दोस्त, और मेजॉरिटी उनमें से शायद मुल्क से बाहर है। हम, मेरा ख्याल है 4 या शायद 5 लोग हैं जो इस वक्त किंग एडवर्ड में पोस्टेड हैं। ज़ाहिर है सारे सीनियर पोस्टों के ऊपर हैं, और इसके अलावा बेशुमार क्लास फेलोज़ हैं। और मुझे बीइंग फिजिशियन, मुझे ये भी बहुत अल्लाह ताला की तरफ से एक करम नवाजी है कि मेरे असातिज़ा जो हैं बहुत से स्कूल के या कॉलेज के, वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो मुझे अपना मौलिज बनाना चाहते हैं, और उनसे हर एक से मुख्तलिफ अदवार में मेरी रही है। इवन ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग ईयर्स, या इवन बाद में जब मैं कंसल्टेंट फिजिशियन था तब भी, तो हर तरह से उनसे मुलाकात है। आज भी मेरे 2-3 असातिज़ा तो ऐसे हैं कि जिनसे मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी छुट्टी के दिन जाके बस उन्हें सलाम कराऊँ, ताकि मेरे जाने से मुझे लगता है कि मुझे तो खैर जो फ़ायदा होता ही होता है, वो बहुत खुश होते हैं। तो उनको खुश देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो इस बात पे खुश हैं। और फिर अक्सर जब मैं कभी अपने किसी बच्चे को भी साथ ले जाता हूँ, तो फिर तो वो बहुत ही उसको चेरिश करते हैं, और उनके सामने मेरे किस्से सुना रहे होते हैं।
कुछ बातें भूल भी जाते हैं वो उसमें से, लेकिन ये कि बहरहाल वो उनके लिए बड़ा मुझे लगता है कि एक इंजॉयबल टाइम होता है। मेरे लिए भी होता है, क्योंकि इस तरह मैं शायद अपनी औलाद को भी ये सिखा रहा हूँ कि अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। आपके टाइम में जब आप स्टूडेंट थे और करंट टाइम्स में, आपको लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई डिफरेंसेस हैं? बेशुमार। उस वक्त में ना हमें किताब की एक्सेस जो थी ना, उसको हासिल करने के लिए लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था, स्पेशली अगर हम रेफरेंस बुक्स की बात करें। आज तो वो पाम पे है, क्लिक करते हैं और खुल जाता है। इसी तरह से बेशुमार रिसर्च पेपर लिखने के लिए उस वक्त बड़ी एफर्ट्स करना पड़ती थी रेफरेंस तलाश करने के लिए। आज तो आप उसको बड़ी जल्दी कर लेते हैं। सेम इज़ द केस लेक्चरिंग जो है, उसमें भी मुझे लगता है ऐसा है कि वो बच्चे ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं जो चीज़ें या तो रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर वो कहीं YouTube पे पड़ी हुई होती हैं। मेरे कई हैं दोस्त जो ये काम भी करते हैं कि वो YouTube पे अपने पढ़े हुए लेक्चर्स डाल देते हैं। इससे मकसद जाहिर है होगा किसी का और कभी के फाइनेंशियल गेन, लेकिन मेरे ख्याल में इससे जो इल्म फैलता है ना, वो सबसे अहम बात है। और किसी बुजुर्ग ने एक दफ़ा ये कहा भी था, वो खुद भी तालीम के शोबे से थे, कि उन्होंने कहा था कि ये जो लफ्ज़ है ना, मीम हा नून ता, मेहनत, ये मेहनत अगर कोई भी उस्ताद करता है ना, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसका शागिर्द इधर से उधर हो जाए। क्योंकि बाज़ लोग शिकायत करते हैं ना कि हमारी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है या लोग सुनते नहीं हैं। सो अगर आपने मेहनत की हुई है तो आज के बच्चे को पता चल जाता है। पहले 5 मिनट में अगर आपके लेक्चर से बेहतर वो अपने मोबाइल पे कुछ तलाश कर सकता है, तो फिर इसका मतलब आपका लेक्चर ठीक नहीं है। तो यही चीज़ तो जाहिर है सीखने वाली है कि मैं पढ़ाने वाला कैसे अच्छा बन सकूं। और दूसरा, इसी का जो नून है, इसको नुक्ते को नीचे कर दें। इसके साथ में अगर आप इसको मोहब्बत बना दें, तो उस्ताद अगर अपने शागिर्द के साथ मोहब्बत करने लगे, तो फिर तो क्या कोई बादशाह को इज्जत देता है, वो शागिर्द आपको इतनी इज्जत देता है कि क्या कभी कोई बादशाह के दरबार में मिलेगी आपको। कि ऐसे ऐसे लोग जिनको आप जानता भी नहीं, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, लेकिन वो जब मिलते हैं तो ऐसे बात करते हैं जिससे मुझे खुद ये महसूस होता है कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया इनके साथ में, लेकिन ये कि वो बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं। सो ये जो तालीम का शोबा है ना, और उस्ताद की जो एक अच्छे उस्ताद की जो एक इज्जत है, वो किसी बादशाह से भी ज़्यादा है। अच्छा सर, आपने ख़ुद भी बाहर काम किया हुआ है, आप पढ़ने के बाद बाहर गए, यूके गए, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं या वैसे ही हैं जो आपके टाइम्स में जैसे थी, और स्टूडेंट्स को बाहर के लिए कोशिश करनी चाहिए, या फिर उनको पाकिस्तान में रह के ही अपना पोस्ट ग्रेड परस्यू करना चाहिए या दूसरी जॉब्स? अच्छा देखो, इल्म की ना कोई लिमिट नहीं होती। आप किसी जगह पे भी जाके ना अगर ये समझ रहे हैं कि बस दिस इज एब्सोल्यूट और मैं यहाँ पे बस ख़त्म मिलूँ, तो फिर वो वहाँ से ही डाउनफॉल शुरू होता है। मैं आज भी अपनी जब राउंड करता हूँ, उसमें मैं उस बच्चे को तलाश करता हूँ जो मुझसे सवाल करे, जो मुझसे समझने की कोशिश करे या मुझे वो जिज करे, ताकि मुझे पढ़ने पे मजबूर करे। वरना जो मेरी बात सुन के मरूब होके और मुझसे सवाल ही नहीं पूछता या डर जाता है, वो इसका मतलब आगे बढ़ने की सलाहियत उसकी कम है। मैं हर बच्चे को चाहूँगा, एक तो पहली बात तो ये कि मैं ये कहता भी था अपने साहिवाल में जब प्रिंसिपल था, तो जब मुझसे आके वो कहते थे कि जी जॉब नहीं मिली हमें 1 साल हो गया है, हाउस जॉब खत्म वगैरह, तो मैं उनसे कहता था आपके पास एक हुनर है, आप जॉब देने वाले बने ना कि जॉब लेने वाले। और दूसरे जो भी हमारे मुल्क के हालात हैं, उसमें एक आम तासुर यही है कि सिफारिश से मिलती है, भाई मिलती होगी, सिफारिश भी चलती होगी, लेकिन फिर वो सारे बंदों को तो सिफारिश पे नहीं मिलती ना। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी मेहनत और अपने रिकॉर्ड और अपने सीवी की बेस पे और इंटरव्यू की बेसिस पे मिलती हैं। तो आप उनमें से क्यों नहीं बनने की कोशिश करते, आप सिफारिश ही क्यों तलाश करते हैं? और एज ए डॉक्टर आपका जितना होराइजन बेहतर होगा, आप जितने मुख्तलिफ जगहों पर काम करेंगे, जितनी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप बेहतर तौर पे चीज़ें समझने वाले बनेंगे। तो इसलिए ये तो मैं हर एक से चाहूँगा कि
कि वो एक ही जगह पे काम करने के बजाय वो घूमे फिरे, मुख्तलिफ जगहों पे जाए। इसमें हरकत में बरकत भी है। हाँ, आप सेटल होना चाह रहे हैं तो अपने मुल्क से बेहतर कोई जगह नहीं, लेकिन इल्म को अपने साथ कुछ डिग्रियां लेने के लिए इधर उधर जाना, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ की इंटरनेशनल रिकग्निशन हो, चाहे वो आज के दौर में अमेरिका या इंग्लिस्तान या ऑस्ट्रेलिया को ही सबसे बेहतर समझा जाता है, लेकिन हो सकता है आने वाले वक्त में किसी और मुल्क की कोई डिग्री जो है वो उससे ज़्यादा वैल्यू की हो जाए। सो जहाँ भी जो भी डिग्री लेना चाह रहे हैं, आई थिंक दे शुड गो, दे शुड लर्न, दे शुड देन कम बैक विद अ बेटर होराइजन टू सर्व नेशन। और मेरा तो एक अपना दोस्त था, ऑर्थोपेडिक्स में काम करता, तो उसने मुझसे 10-15 साल काम करने के बाद जब एक रोज़ इंग्लैंड में काम करने के बाद यहाँ आया हुआ था और मुलाकात हुई, तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है मैंने इन 15 सालों में इंग्लिस्तान में क्या सीखा है। मैंने कहा बताओ। अब वो सोचो ऑर्थोपेडिक्स है। उसने मुझसे कहा मैंने ये सीखा है कि मैंने अपने मरीज के जूते और मोजे खुद उतारना है और खुद पहनाना है। मैंने उसको इकराम करना है। सो देखना तो हर एक नहीं है, लेकिन मैंने उसको इंसान की तरह से ट्रीट करना है। आई थिंक दिस इज अ मस्ट। जो आपके एटीट्यूड्स हैं ना, वो एक तो जाहिर है अपने घर से डेवलप होते हैं, लेकिन इस प्रोफेशन में भी एटीट्यूड आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से मसाइल आपने प्रॉपर काउंसलिंग की भी हो, समझाया हुआ हो, बाज़ औक़ात उससे बढ़ भी जाते हैं मसाइल, बट दैट डज नॉट मीन कि आप काउंसलिंग करना छोड़ दें, आप बताना छोड़ दें। एंड आई एम श्योर, मैंने तो हमेशा ये देखा है कि कोई मुश्किल से मुश्किल भी चीज़ हो, डायग्नोज ही नहीं हो रहा ना, पेशेंट सीरियस ही है ना, तो यू शुड टेक द फैमिली इन द लूप। आप उसको समझाएं कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मुझे याद है एक इसी तरह का इंसिडेंट, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुना देता हूँ कि एक इमरजेंसी में मैं गया, उस वक्त जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा था, और एक बुजुर्ग थे हु वॉज उनके कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए थे, टांगे बिल्कुल मुड़ी हुई थी और उनको निमोनिया हुआ था उस वक्त पे। तो उनके साथ जो साहिबा बैठी हुई थी एज अटेंडेंट, वो उन्हीं की उम्र की थी। अब वो समझें आप 100 साल के, वो 95 साल की। वो खातून को भी कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। वो साहब तो बेहोश ही थे तकरीबन। मैंने देखा, असेस किया और डायग्नोसिस ये बनाया जो हिस्ट्री से कि इनको पुराना स्ट्रोक है और अब ये कॉन्ट्रैक्चर्स के साथ बेड पे होते हैं, बेड सोर्स भी बने हुए हैं और रिसेंटली एस्पिरेट कर गए हैं, जो निमोनिया हो गया है इनको। अभी मैं असेसमेंट अपने बच्चों को बता ही रहा था, हाउस ऑफिसर्स को, और उनको प्लान मैनेजमेंट का दे रहा था, तो एक लड़का जो बिल्कुल जवान सा, कानों के ऊपर उसके ब्लूटूथ लगा हुआ था, वो जमाने, नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 90s या अर्ली, आई एम टॉकिंग ऑफ अर्ली 2010 और 11। तो उसने अंदर दाखिल होकर कहा कि मेरे दादा कैसे हैं, मुझसे पूछा। तो मैंने समझ गया कि ये शायद गाड़ी पार्क करने गया होगा इनको छोड़ के, तो मैंने उसको बताया कि ये सूरत हाल। तो उसने कहा कि नहीं, आप ना ऐसा करें कि हड्डी वालों को भी इन्वॉल्व करें, आप सर्जन को भी इन्वॉल्व करें, आप फेफड़े वालों को भी इन्वॉल्व करें। वी वांट हिम फिट, वी वांट हिम रनिंग बैक होम। तो मैंने कहा कि बेटा ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, 100 साल की उम्र है, जिस किस्म की हम कर सकते हैं ना मैनेजमेंट इस वक्त, वो यही है कि इनको कंफर्टेबल बनाएं, निमोनिया को ट्रीट करें और वो भी देखें। लेकिन ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, इसको तो वक्त लगना है, फिजियोज होना है, सर्जिकल इंटरवेंशन इज प्रॉब्ली नॉट गुड फॉर हिम। तो उन्होंने उस पर कहा तो इतना बड़ा अस्पताल क्यों बनाया हुआ है, अगर ये सब कर ही नहीं सकते हैं तो फिर बंद कर दें इसको। मैंने कहा नहीं, ये मेरा ख्याल है आप गलत तवक्को के साथ आए, इस तवक्को को ठीक करें, वो काम हो जाएगा। तो उन्होंने फौरी तौर पे अपनी दादी से कहा कि दादी यहाँ कुछ नहीं होगा, आप चलें, मैं आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। फिर साथ ही वो मुझे ये बता भी चुके थे कि असल में ये मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं, अब्बू ने कहा था कि वो बिजी हैं तो जाके इन्हें गांव से ले आओ और इन्हें किसी अस्पताल में दाखिल करा दो ताकि इन्हें ठीक ठाक करा के वापस गांव छोड़ेंगे। तो अब मैंने जब ये सारी बातें की, तब वो तवक्को को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे उस वक्त तक ठीक कैसे होगी बात। मैंने उस वक्त उससे कहा यार देखो, अगर तुम एक हफ्ते की बात करते हो कि हम निमोनिया ट्रीट कर देंगे तो हो जाएगा,
लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे दादा खड़े होके चलते हुए यहाँ से 1 हफ्ते के बाद जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसने उस पर जवाब में मुझसे कहा कि नहीं, हम इनको फिर कहीं प्राइवेटली ले जाना चाहिए। तो अच्छा हुआ वो ले गए, अच्छा हुआ वो ले गए, क्योंकि अगर वो ना लेके जाते और 1 हफ्ते बाद उनसे कोई चपकलिश होती तो इससे बेहतर नहीं था कि वो अभी ले गए। जी सर। अच्छा सर, आपके ख्याल में एक अच्छे स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? अच्छा स्टूडेंट हमेशा एक ओबीडियंट होता है जी, अच्छा लिसनर होता है और इस बात की कोशिश करता है कि मैं अपने उस्ताद की इज्जत करूं, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो कंटिन्यूसली इन टच रहता है, वो इवन अगर उसका सेपरेट भी हो जाए ना तो वो इन टच रहता है और वो अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को, ग्रोथ को वो अपनी नजर में रखता है। इसमें कोई ऐप की बात नहीं है कि अगर आप अपने आप को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं या कुछ लेटर लेके बाहर निकलना चाह रहे हैं, इसमें कोई हर्ज की बात ही नहीं है। लेकिन अपने आप को ग्रोथ करने के लिए सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अच्छा सर, अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, आपसे कुछ टिप्स ले लेते हैं। तो बताइएगा कि जो 14 से 16 घंटे का जो फास्टिंग पीरियड होता है उसमें बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे होते हैं और क्या फास्टिंग वाकई बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है? तो देखें, जिस्म के अंदर ना एनर्जी स्टोर बेसिकली 2 जगहों पे होती है फॉर रिलीज के लिए, एक लिवर और एक मसल्स। और ये पहले 24 घंटे में ये मोबिलाइज हो जाती है। लेकिन उसके बाद अगर आपने कम खाया हो तो इसका डेफिनेटली फायदा होता है कि जो स्टोर्ड कैलोरीज होती हैं ओबेसिटी की शक्ल में, वो भी मोबिलाइज होना शुरू हो जाती है। सो आई थिंक ये तो अब एक वेल नोन फैक्ट है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो इसके सेहत के ऊपर बेहतर असरात होते हैं। और ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, ये तो आजकल एज ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट लिया जाता है कि आप करें इसको। तो हमारे तो दीन में ये बात 1400 साल पहले से शामिल है कि आप साल में 1 महीना ऐसे गुजारें जिसमें आप फास्टिंग करें। अच्छा सर, एक मेडिकल पर्सपेक्टिव से वो कौन कौन से लोग हैं जिनको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए? राइट। इसमें बेटा एक तो क्रॉनिक डिजीज के जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली जिन्हें रिसेंटली दिल की तकलीफ हो, क्योंकि वो दवाएं ऐसी खाते हैं जो खून पतला करने की, तो फास्टिंग से डिहाइड्रेशन और फिर उसमें मसाइल हो सकते हैं। इसी तरह से वो किडनी के पेशेंट्स जिनका EGFR जिसे हम कहते हैं वो 30 से नीचे हो तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। लेकिन ये एक प्रॉपर स्कोरिंग टूल है जो इस्तेमाल होता है पेशेंट्स के लिए, जिसको हम तय करते हैं कि इसको रोजा रखने दें या ना रखने दें। इनके अलावा जिनको किसी भी तरह से कोई पुरानी बीमारी हो जिसमें दवाएं ऐसी खा रहे हों जिसकी वजह से, जैसे प्रेगनेंसी है तो डायबिटीज के साथ तो वो रोजा नहीं रख सकते। सफर करना है उसमें भी एक गान है कि कोई नई चीज पैदा हो जाएगी और वो रोजा नहीं रख पाएंगे। सो इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि लिवर की प्रॉब्लम हो, सो उसमें भी इम्कान है कि उन्हें वक्त के ऊपर दवा लेना या डायरेटिक्स लेने की जरूरत है, तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो अल्लाह ताला ने आसानी पैदा की है। हाई रिस्क ग्रुप्स जितने भी हैं, जिनमें क्रॉनिक और एक्यूट डिजीजेस वाले पेशेंट्स हैं या बहुत बूढ़े हैं या बिल्कुल छोटे हैं, उनमें भी इम्कान है। फ्रेलिटी है, एक्सेसिव हार्ड वर्क डेली करने वाले हैं, उनको भी नहीं रोजा रखना चाहिए। अच्छा सर, कौन से फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए और कौन सी हैबिट्स हैं जो कि फास्टिंग में अपनाएं तो वो मेडिकली बेनिफिशियल होती हैं? राइट। पहली बात तो ये कि अपनाने वाली बात तो ये कि फास्टिंग का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप इफ्तार के वक्त टूट पड़े। मुतवाज़िन बैलेंस डाइट लें, आप यानी नेचुरल किस्म का फूड लें। मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि जब भी फास्टिंग हो या ना हो, एक आम आदमी की खुराक में या किसी बीमारी वाले मरीज की खुराक में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जैसे डायबिटीज है तो उसके अंदर आपको उसको भी बैलेंस डाइट खाना चाहिए जो नॉन डायबिटिक है, और इसको भी बैलेंस डाइट खाना चाहिए जो डायबिटिक है। सो क्वांटिटी कम रहना चाहिए खाते हुए, और नंबर 2 उसकी क्वालिटी नेचर के क्लोजेस्ट होना चाहिए ताकि कॉम्प्लेक्स चीजें खाता हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेता हो। प्रोटीन, फैट, दूध, दही, अंडा, डबल, उनमें कोई फर्क नहीं।
बेकरी आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो फ्री कार्ब्स होते हैं उसके अंदर। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंट में तली हुई हो या तेल को बार बार इस्तेमाल किया हुआ, उसे ट्रांस फैट कह देते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। ड्रिंक लेना है तो कोई नेचुरल ड्रिंक लें बजाय इसके कि आप कोई एडेड शुगर वाली ड्रिंक लें। सो डाइट में कोई एज सच मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आता। तो आप अगर एक बैलेंस डाइट खाते हैं और थोड़ी मिकदार में खाते हैं तो सहरी ज़रूर करना चाहिए, जो उसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो पाकिस्तानी करते हैं रमज़ान में जिसकी वजह से उनकी सेहत ख़राब होती है? मेरे ख्याल में तो हम लोग खाते ज़्यादा हैं और स्पेशली हमारी सिलेक्शन ऑफ फूड पुअर है। फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, जूसेस और शेक्स हम लोग बहुत पीते हैं और हम लोग यूजुअली बाहर के खाने के भी काफ़ी आदी हैं। मतलब मुझे लगता है ऐसा है कि फूड पांडा जो है वो शायद हम सबसे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो सारा बाहर का खाना आता है हमारे घर के अंदर। घर की खाएं, सादा खाएं और बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑयल बंद कर दें। जो चीज़ें गैर कुदरती हैं उन्हें अवॉइड। अच्छा सर, रमज़ान के दौरान स्लीप जो है, स्लीप किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करती है? क्या इम्यूनिटी उससे अफेक्ट होती है? अच्छा, नींद जो है ना, हार्मोन्स हमारे इनकी एक सर्काडियन रिदम होता है। एक वक्त पे वो ज़्यादा निकलते हैं स्लीप के हिसाब से, दूसरे वक्त पे वो डाउन हो जाते हैं। रमज़ान में स्लीप पैटर्न अगर आपका ठीक रहे तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आपका स्लीप पैटर्न फ़र्क हो गया है, यानी आप उठी देर से रहे हैं या रातों को देर तक जाग रहे हैं और फिर सहरी खा के सो रहे हैं, तो उससे फ़र्क पड़ता है। उससे कई हार्मोन्स को फ़र्क पड़ता है, बल्कि उस सारे सर्काडियन रिदम में चेंज आ जाती है। तो इस वजह से ये रिकमेंडेड है कि आप अपनी नींद को ठीक रखें और वो भी औकात को ठीक रखें। पर मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो रमज़ान शुरू होगा अगले 1-2 दिन में, तो उसमें रोज़ा मेरे ख्याल है 12 घंटे के अराउंड का है और जो इशा की नमाज और तरावी से फारिग होना भी है ना, वो 10 बजे तक हो जाएगा। तो क्या तुक बनती है कि रात को 12-1 बजे तक जगा जाए या सहरी के वक्त तक जगा जाए? पर किसी की मजबूरी है, कोई काम है तो और बात है, लेकिन फिर आपको उस वक्त पे आपको जो खा के सोना है ना, वो सबसे ज्यादा बुरी बात है। सो इसलिए आपको या तो अगर फिर आपने हैवी सहरी करना है तो आपको उस हिसाब से सोना थोड़ा सा लेट चाहिए ताकि वो हजम हो चुका हो, 2-3 घंटे गुजर चुके हों, फिर आप लेटें। लेकिन अगर आपने फौरन सोने की भी करना है तो फिर तो तबीयत खराब होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। सेम विद इफ्तारी, कि आप अगर इफ्तार लेने के बाद एकदम आपने लेटने का या आराम करने का सोचना है तो फिर भी इम्कान इस बात का है कि आपका हाजमा ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप एक्टिव रहेंगे और आप तरावी पढ़ के उसके बाद लेटने की करेंगे, देन इट विल बी इजियर फॉर यू। अच्छा सर, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने लेट शिफ्ट्स करनी होती हैं हॉस्पिटल्स में या स्टूडेंट्स हैं, तो वो अपने एनर्जी लेवल्स को किस तरह मेंटेन रखें थ्रू आउट द डे? अच्छा, एक तो पहली बात ये कि रिकमेंडेड ये है कि रमज़ान में रोज़े के दौरान वो एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करें और रेस्ट लें। दूसरे, अगर उनकी ये इम्कान है कि फौरी सहरी के बाद उन्हें मूवमेंट करने की ज़रूरत है तो एडिक्वेट फूड इनटेक करें। लेकिन अगर उनको लेट नहीं है और कुछ 4-5 घंटे के बाद एक्टिवेट होना है तो फिर वो उस हिसाब से सहरी की मिक़दार भी बहुत ज़्यादा न खाएं। दूसरी बात ये कि इफ्तार के बाद भी बड़ा ज़रूरी है इसी तरह से कि वो वक्फे से चीज़ों को खाएं, बजाय इसके कि एक ही वक्त पे वो डंपिंग कर लें और उसके बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी डाउन हो जाए। ये तो हर इंडिविजुअल की, जितना देखो रात के वक्त वो देर से सोएंगे या खाते रहेंगे, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि फिर वो दिन में जागते किस वक्त पे, उठते किस वक्त में। अगर उनका काम ही ऐसा है कि नाइट ड्यूटी है, then it's a different ball game। मैं तो उस वक्त पे उनको ये कहूंगा कि जब वो सो के उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, उसको वो अपना फिर नाश्ता या बड़ा खाना समझें, क्योंकि हमेशा बेहतर ये रहता है कि पहला खाना अच्छा बड़ा हो
उसके बाद के जितने खाने हैं वो बतदरीज कम होते जाएं। जैसे कहते हैं ना कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बेगर। तो अब आप उल्टा हिसाब हुआ है ना, हमारा रात का खाना या अभी इसमें भी इफ्तार जो है वो हमारी सबसे बड़ी होगी और सहरी जो है वो खा के हम सोने की करेंगे। तो अगर सोना ही है तो फिर सहरी को छोटा होना होगा। अच्छा सर, एक्सरसाइज और फास्टिंग के ताल्लुक के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज इफ्तार से पहले करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए ये भी वेरिएबल होगा, पेशेंट अगर बीमार है तो उसके हिसाब से, लेकिन अगर कोई बीमार नहीं है तो कोई हर्ज भी नहीं है। अगर ओवरवेट है तो वो पहले कर ले, लेकिन अपनी बीमारी या अपनी सेहत के हिसाब से देखे कि वो कितना टॉलरेट कर पा रहा है। आपकी जो भी एक्सरसाइज है रिकमेंडेड ये है कि वो एम्प्टी स्टमक हो। तो खाने के 2-3 घंटे के बाद स्टमक एम्प्टी होता है, तो या तो आप तरावी पढ़ लें 2-3 घंटे बाद, उससे ना एक्सरसाइज, वरना फिर आप रात को करें एक्सरसाइज। बेहतर ये होगा कि रोजे के दौरान में ना करें। अच्छा सर, कितना पानी आपके ख्याल में आइडियल है पीना ज़रूरी है इफ्तारी और ये डिपेंड करता है यूरिन आउटपुट पे कैसा है। तकरीबन 2 से 3 लीटर के दरमियान पानी, यानी 8 से 12 ग्लास मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये फिक्स हो। इसमें हर तरह का पानी जो खाने के साथ होता है, या सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक या व्हाटएवर, चाय के साथ में, तो ये सारा पानी होता है। तो कुल मिला के डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बीमारी है तो फिर उसके लिहाज से देखना पड़ेगा। अच्छा सर, किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए कोई टिप्स हैं आपकी? क्या उनको फास्टिंग करनी चाहिए? देखिए फास्टिंग करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर उनकी पेन रिसेंट है, एक्यूट है, तो फिर उनको प्रोबेबली रिस्की काम होगा डिहाइड्रेट होना। अगर कोई पुराना मसला है तो फिर वो अपने मालिज के साथ कंसल्टेशन से ये बात तय कर सकते हैं कि मैं पानी के इनटेक की क्या सूरत हाल रखूं इसके दौरान। अक्यूट प्रॉब्लम है तो कोई भी होगी ना, निमोनिया हो गया या कोई चेस्ट इन्फेक्शन हो गई या कोई और पेट का मसला हो गया, डायरिया हो गया, तो वो तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। उसमें तो आपके लिए मुश्किल आएगी, उसमें आपको हाइड्रेट भी रहना होगा। अच्छा सर, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के बारे में बताइएगा, क्या उनको रोजा रखना चाहिए और क्या ऐसे साइंस हैं जो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए? हाइपरटेंशन की ना असल में दवाएं कुछ ऐसी हैं जिनसे लो भी हो सकता है। जब आपने खाया हुआ ना हो तो इम्कान ये कि बाय द एंड ऑफ द रोजा लो हो सकता है। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि अगर कोई ऐसा है जो एक ही बार लेने वाली दवा है तो मैं उसे इफ्तार के वक्त दूँ। स्पेशली अगर उसमें कोई ऐसी दवा है जो पेशाब आवर हो, डायरेटिक हो, तो फिर तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो शाम के वक्त ले ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरी बात यह है कि जो एक से ज़्यादा लेने वाली दवाएं हैं, एक से ज़्यादा बार, उनको आप 3 के बजाय 2 में ही रखें तो बेहतर होगा। लेकिन इट शुड नॉट कंप्रोमाइज कि शुगर, ब्लड प्रेशर जो है वो रोज़े की वजह से वो हाई रहे और आप दवा रोक दें, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म उनके ऊपर बुरे असरात हों। अच्छा सर, और डायबिटिक पेशेंट्स के बारे में बताइएगा, क्या ऐसे मिस्टेक्स है जो वो करते हैं रोजे के दौरान और किस तरह उनको अपनी मेडिसिन एडजस्ट करनी चाहिए? इसमें ना बेटे 2 तरह की दवाएं हैं जिनकी डेफिनेट एडजस्टमेंट चाहिए। एक ओरल्स में जिसमें सल्फोनाइल यूरियाज हैं, उनको तो डेफिनेटली अगर एक दफ़ा ले रहे हैं तो इफ्तार के टाइम, और अगर 2 बार लेना ज़रूरी है तो मॉर्निंग यानी सहरी वाली डोज को रिड्यूस करना होगा, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया कर सकती है। सिमिलरली एक इनमें ओरल में दवा ऐसी भी है जो ज़रा पेशाब आवर है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि पेशाब आवर दवाएं जो हैं शुगर की ब्लड प्रेशर की भी, उनको टाइमिंग को शिफ्ट करके इफ्तार के वक्त लें। दूसरे इंसुलिन है, और इंसुलिन की एडजस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। स्पेशली जो यूजुअली दी जाती है वो मॉर्निंग टाइम पे ज़्यादा और शाम को कम दी जाती है। इसको एक तो शिफ्ट कर लें, मॉर्निंग टाइम की ज़्यादा को इफ्तार के टाइम पे कर लें, और जो सुबह वाली भी जो है ना उसको 25 to 50% रिड्यूस करके लगाएं सहरी पे, लेकिन सहरी ज़रूर करना है। और दूसरी बात ये कि क्योंकि यूजुअली इंसुलिन को या ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स को जब खाने से पहले लगाना हो तो उसका तरीका, मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि बजाय इसके कि वो इस बात का ख्याल ना रखें, वो ऐसे करें कि पानी खजूर के साथ दवा ले लें, ये टीका लगा लें,
और उसके बाद नमाज का वक्फा डाल लें। 15-20 मिनट वैसे ही गुजर जाएंगे, फिर खाना खाएं। अच्छा सर, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली हमारी यंग जनरेशन को? यंग जनरेशन को तो मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि मेहनत से दिल नहीं चुराना चाहिए। और आपके सामने ना अब दुनिया जो है ना, वो पहले ज़माने में कहते थे ग्लोबल विलेज, मैं अब विलेज नहीं समझता, मैं तो इसे रूम समझता हूँ। क्योंकि यहाँ से बैठे हुए आप इधर सामने देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कितनी जल्दी इंफॉर्मेशन इधर से उधर ट्रैवल कर जाती है। आपके पास इंफॉर्मेशन मुझसे ज़्यादा है जो मुझे इस उम्र में थी। मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली बार जो ECG को पढ़ना था तो मुझे 3 हफ्ते लगाना पड़े थे कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी में जाके दोस्तों के साथ डिस्कशन करके। आज तो उनमें से किसी चीज़ की भी जरूरत नहीं है, वो किताबें पाम ऑफ हैंड पे मौजूद हैं। तो आपके पास वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको यूटिलाइज कीजिए अपने कैरियर को ग्रो करने में। आप जिस फील्ड में मर्जी जाए, बस अपने आप की ना ग्रोथ को सामने रखिए और दयानतदारी के साथ काम कीजिए। क्योंकि दयानतदारी जो है ना, और आपका इखलास, अपने बुजुर्गों की यानी उनका एहतराम, ये सारी चीजें हैं जो आपको आगे ले जाने में मददगार होंगी। यू डोंट नो कि क्या होता है। मुझे आपको पता है, कल एक फैमिली आई थी दिखाने के लिए कहीं से, उन्होंने मुझे थोड़ी देर में बता दिया था, क्योंकि दे सैट विद मी फॉर 10 मिनट्स, उन्होंने बता दिया था कि बेसिकली उन्हें किसी ने रेफर किया था और अब वो आते हैं भावल नगर से। सो अब वो अपने खानदान में जो बात कहते हैं वो ये कि डॉक्टर साहब के पास चले जाएं, हम गारंटी देते हैं कि कुछ नहीं होगा, आपको ठीक हो जाएंगे। सो बेसिकली आपकी इज्जत जो है ना, वो इसी बात में कि जिनका भी आपके साथ कांटेक्ट हो वो बाद में ये बात कहें कि हमसे गलत बात कोई नहीं कही थी, उनको वो पसंद आए या ना आए। आपने सच के साथ ही रहना है, गलत बयानी नहीं करना, एहतराम करना है बड़ों का, बच्चों का, सबका। और जो काम आपको आता है उसमें ग्रो करने के लिए दयानतदारी से आगे बढ़े। सर थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर टॉकिंग टू यू। आप जैसे लोगों की वजह से ही हमें इंस्पिरेशन मिलती है आगे बढ़ने की, स्पेशली हमारी मेडिकल फील्ड में। सो इट वाज सच एन ऑनर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज।